सार्थक जी, एक प्रश्न मैं कौतूहलवश ही आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने अपने ही इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपने आप को राजीव दीक्षित जी का समर्थक कहते हैं कि हम उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। यहाँ तक कि जब वो अपना परिचय देते हैं तब भी वो कहते हैं कि मैं राजीव दीक्षित जी का समर्थक हूँ। लेकिन अगर धरातल की सच्चाई जाने या फिर बात करें उनकी ग्राउंड रियलिटी की, तो असल में वो शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं और तरह तरह के जो भी व्यसन है वो करते हैं। तो ये सब ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात देखिए, ये है कि मैं समझती हूँ उनको खुद पे विचार करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और कोई भी विचार हमारे अगर मनोमस्तिष्क में आता है, तो वो विचार तब तक विचार नहीं कहलाता जब तक कि हम उस विचार को मद्देनज़र करके अपना काम ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि विचार की सार्थकता तब तक रहती है जब तक कि हम उस विचार को ध्यान करके उसके ऊपर अमल करें, अपने भीतर अंगीकार करें उसको, तब तक ही वो विचार विचार रहता है, अन्यथा उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तो ऐसे लोगों से मुझे कोफ्त भी बहुत होती है, खींच भी आती है और गुस्सा भी आता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर बेचारगी भी फिर मुझे महसूस होती है। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी। देखिए दीदी, बहन, मैं यहाँ पे कहूंगा कि राजीव भाई का समर्थक होना, राजीव भाई को मानने वाले, मैं भी पिछले 6 सालों में लाखों भाई बहनों को सुना जो कहते हैं जी मैंने राजीव भाई को सुना है, राजीव भाई जी। को मानता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ आप राजीव भाई की सारी बातें मानो ना मानो, आप अपने सारे गुण अवगुण बदलो ना बदलो, लेकिन हम्म। एक राजीव भाई ने जो कार्यकर्ता के नियम और जीवन जीने की कला, हम्म। ये दो दो चीजें जो इंसान जिस इंसान में नजर नहीं आती, तो मैं उनको कहता हूँ जी आप राजीवादी हो ही नहीं सकते। हम्म। राजीव भाई ने कार्यकर्ता के नियम का मतलब इंसान के नियम, संगठन का नियम, आपके जीवन का नियम, आपके नागरिक का नियम, इंसानियत का नियम, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला के जो अगर गुण आपके अंदर नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं हो। तो मैं यहाँ पे संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि बाकी तो लोग जाके सुन सकते हैं। संक्षेप में मैंने उसको अपने जीवन में लागू करने का पूरा प्रयास किया कि मैं, हो सकता है मैं राजीव भाई की वजह से, राजीव भाई की बातों में स्वदेशी की बातें हम करते हैं और पूरी तरह से हम स्वदेशी ना हो, ठीक है। हम्म। बहुत सारी बातों में हम राजीव भाई ने जिस तरीके से बोले, हर चीज हम राजीव भाई के समर्थक कहलाते हैं। हो सकता है हमारे पास वो सारी चीजों पे हम नहीं फॉलो करते, लेकिन मैं जो चाहता हूं कि कम से कम राजीव भाई की उस विचारधारा को, जिसकी वजह से पूरा अच्छा समाज और अच्छा परिवार बन सकता है। जीवन जीने की कला में था समर्पण, कर्तव्य, अधिकार भाव नहीं होना, हम्म। अधिकार भाव का नहीं होना। आपके अंदर अधिकार भाव नहीं होना चाहिए, आपके अंदर समर्पण होना चाहिए, आप समर्पित हों, सुनने वाले बने। तो इस तरीके की उन्होंने जीवन जीने की कला में और जो कार्यकर्ता के नियम में उन्होंने जो बताया था, बहुत सारी बातें बताई थी, उसमें से जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो लगा लंगोट का पक्का होना और जेब का पक्का होना। हम्म। मैं अपने, राजीव भाई ने कहा था कि आप पूरे जीवन में क्या किए क्या नहीं किए समाज के लिए कोई मायने नहीं रखता, अगर आप आचरण से गलत हुए तो आपकी सारी करी कराई मेहनत बेकार, जीरो। हम्म। आपको लंगोट का पक्का होना बहुत जरूरी है। जेब का पक्का एक बार नहीं भी रहोगे तो उस गलती को माफ किया जा सकता है, हम्म। लेकिन लंगोट का पक्का होना पड़ेगा, यानी आपको संस्कारवान बनना पड़ेगा। आपको हर बहनों को, बहन की नजर में माताओं को, मतलब हर जो आप स्त्री पुरुष हैं जिनको भी है, उनको आपको एक बहन माँ के रूप में देखना पड़ेगा। हम्म। तो मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी ठीक है, बहुत सारे भाई बंधु है, गुड़िया देखो, ऐसा ना हम किसी को नहीं कह रहे, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर आप राजीव भाई की कहते हो कि आप राजीव भाई के समर्थक हैं, तो कम से कम उनके सारे बताए गए रास्तों पे भले ना चलो, स्वदेशी की बातों पे भले ना चलो, स्वदेशी चिकित्सा भले ना अपनाओ, खान पान के नियमों का पालन भले ना करो, लेकिन कम से कम इंसानियत के गुणों का तो ग्रहण कर लो। उस इंसान ने इतने सरल भाषा में बताया कि कार्यकर्ता के नियम, अगर आज हम जितने भी आंदोलन में हम गए, आपने देखा होगा कि हम दिल्ली में जो भी हुआ, जितनी बार भी हुआ, हम उस हर में पहुंचे, तो मुझे जो सबसे ज्यादा कमी नजर आती थी, वो नजर आती थी कि किसी में भी समर्पण की भावना थी ही नहीं। हर आदमी चाचा चौधरी, हर आदमी चाचा चौधरी।
तो संगठन ऐसे नहीं चलता। संगठन में सबमिशन का होना बहुत जरूरी है, समर्पण का होना बहुत जरूरी है। तो ये लेकिन कुछ एक बातें हैं बस। लेकिन एक ये भी चीज है कि अगर हम अपने शरीर को ही साफ नहीं रखेंगे भीतर से और बाहर से भी, और मन को भी साफ नहीं रखेंगे अंदर से, तो हम ये जो संगठन का कार्य है या कुछ कोई भी कार्य है, तो हम उसको कैसे कर पाएंगे अच्छे से, जबकि तो हमारी वही तो कह खुद रहा की हूँ, स्थिति सही तो नहीं है। वही इसी बात को तो कह रहा हूँ गुड़िया, कि अगर हमने अपने जीवन में अपने मन से ये लोभ, मोह, माया, लालच, दूसरे के प्रति निंदा की भावना, दूसरे के मतलब विचार करना, अगर इन सब गुणों से हम अवगुणों से मुक्त हो जाएं, तो संगठन अपने आप बन जाएगा। आप देखो ना, अगर हम लंगोट के पक्के हो गए और जेब के पक्के हो गए, ठीक है, हमें कोई ज्ञान नहीं है आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप जेब के पक्के हैं तो पूरा संगठन आपके ऊपर भरोसा कर सकता है। बिल्कुल। अगर आप लंगोट के पक्के हैं तो आधी रात के 12 बजे भी कोई बहन आपके साथ कहीं चलने को तैयार हो जाएगी। तो हमें राजीव भाई का जो ये हर इंसान को मैं कहता हूं, अभी संगठन करे ना करे, अपने अंदर पहले सुने और बदलाव करे। बदलाव करने के बाद हर इंसान अपने अंदर संगठन का गुण धारण कर ले, अपने आप में संगठन जैसा हो जाए ना, इतना इतना गुणों से परिपूर्ण हो जाए कि वो अपने आप में संगठन नजर आए। आप जहां खड़े हो, जहां बात कर रहे हो, वहां पे आपकी संगठन जैसी बात हो। व्यवहारिक जीवन के बाद, आप सामाजिक जीवन के बाद जो आप खाना अपने परिवार को चलाने के लिए जो काम करते हैं, उस काम को करने के बाद कम से कम 1 घंटा आप एक संगठन वाला जीवन जी के देखें, अद्भुत परिणाम आएगा भारत में। और मैंने खुद देखा इस फिल्म में कि एक छोटा सा 2016 में पहली बार राजीव भाई को सुनने वाला, एक प्राइवेट नौकरी करने वाला, आज आप लोगों की मदद से, आप लोगों के आशीर्वाद से गोविंद भाई हैं। तो क्या है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा थोड़ा हाथ पैर थोड़ी लेके आया, कुछ अलग से 10-100 किताबें थोड़ी पढ़ी, सिर्फ एक ही भावना तो पढ़ी कि जो मुझे मालूम है मैं सामने वाले की मदद करूंगा। बिल्कुल। मैं अपने अंदर क्या गुण धारण किया कि जो मुझे मालूम है जहां तक होगा मैं सामने वाले की मदद करूंगा। रात बिरात जब भी है, कभी भी, ठीक है, कई बार नहीं होता, किसी का फोन नहीं उठता, कभी किसी को नहीं फायदा करता, ठीक है, तो हाथ जोड़ के हम मना कर देते हैं कि जी मैंने जो मुझे मालूम था मैंने आपको बता दिया, अभी मुझे नहीं मालूम है, अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ठीक है, कई लोग आते हैं, जी नहीं हुआ, आप एक काम करो, मेरे जानकार में मैं ये हॉस्पिटल जानता हूँ, आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, आप वहां जाके इलाज करा लो, वहां पे 2 पैसे कम लगेंगे। जैसे कैंसर पेशेंट के लिए खास करके मैं जैन समाज का बलसाड़ का हॉस्पिटल रेफर करता हूं कि अगर आप कैंसर पेशेंट हैं और आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है तो आप वहां जाके इलाज कराएं, आपका पैसा भी बचेगा और आपको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो उससे क्या है कि आप अपने परिवार को, आप अपने समाज को, अपने उसको बचा सकते हो। तो जो मुझे मालूम है वो मैं बता देता हूँ, जो नहीं मालूम है उसके लिए ढूंढता हूँ। यही तो कर रहा हूँ, और कुछ कर थोड़ी रहा हूँ। स्वस्थ समृद्ध परिवार एक सोच है, एक विचार है, कहां से आया? राजीव भाई की वजह से। तो अनुभवों को डाल डाल के डराया गया, तो हमने भी कोशिश करी कि अब मैं आज के बाद जिसका भी इलाज करूंगा एज ए सेवा शुल्क के तौर पे, मैं सबसे कोई कहते भैया आपकी फीस क्या है, आपकी सेवा शुल्क क्या है? मैंने कहा जी मेरी तो एक ही सेवा शुल्क है, आपको जो आपने जो उपचार किया और उससे जो आपको फायदा मिला उसका ऑडियो या वीडियो बना के दे दीजिए, ताकि उसको सुना के दूसरे भाई बंधुओं का विश्वास बढ़ा सकें और उनका ज्ञान भी बढ़ जाएगा और विश्वास भी बढ़ेगा। विश्वास मेरे प्रति नहीं, विश्वास रसोई घर के प्रति बढ़ेगा, विश्वास होम्योपैथ के प्रति बढ़ेगा, विश्वास आयुर्वेद के प्रति बढ़ेगा, विश्वास नेचुरोपैथी के प्रति बढ़ेगा, विश्वास हर उस पैथी के प्रति बढ़ेगा जिस पैथी को आज वैकल्पिक चिकित्सा पैथी का दर्जा दिया गया है। जबकि ये सारी साधारण पैथियां हमारी मुख्य पैथियां हुआ करती थी। एक छोटा बच्चा जमीन पे गिरता है, कोई कह दे कि मैंने अपने उस छोटे बच्चे को उसमें पेन किलर खिलाया हो, गोदी में उठाया और बच्चा थोड़ी देर बाद थपथपाने के बाद, घुमाने के बाद वो चुप हो गया, तो वो पेन किलर कौन सा था? तो ये कौन सी चिकित्सा है?
साथ की चिकित्सा, आपके कोई साथ है, गोदी में साथ में ले लिया बच्चे को, हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, चिंता न करे, बच्चे है, अरे तो चिंता न, ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमें, मेरे साथ भी हुआ है, कई बार गिर गया था तो बच्चे, मम्मी पापा चाचा दादा कोई होते थे उठा लेते थे, गोदी में रोते थे तो उठा लेते थे। हमने अपने बच्चों को उठाया, गिरा बच्चा रोने लगा, गोदी में उठा लिया, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाके पेन किलर थोड़ी दिया था। तो हमें इस तरीके से अपने परिवार को संभालना होगा। हर इंसान को अपने परिवार की जिम्मेवारी सबसे पहले लेनी होगी। और परिवार की जिम्मेवारी हम कैसे ले रहे हैं? 6 महीने पे रूटीन चेकअप कराएंगे जी, ये परिवार की जिम्मेवारी नहीं है। रूटीन चेकअप का मतलब ये कराना, ये आपकी नहीं है, इससे आप स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ रह सकते हैं डर को खत्म करके, अपने भोजन को शुद्ध सात्विक भोजन। अब शुद्ध सात्विक आएगा कहां से? जैविक भोजन आएगा कहां से? किसानों से। और किसानों को हमें अहमियत देनी पड़ेगी, किसानों को हमें समझाना पड़ेगा व्यक्तिगत तौर पे। किसानों की इज्जत, जिस तरीके से हम डॉक्टर की इज्जत करते हैं ना, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, हाय डॉक्टर साहब, नेताजी नेताजी, इससे कई गुना ज्यादा इज्जत हमें किसानों को देना पड़ेगा। तभी हमें सारे षड्यंत्रों से बच सकते हैं, इसके षड्यंत्रों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। षड्यंत्र तो चलते रहेंगे भाई, जिसने कंघी बनाया है और कंघी बेचने के लिए, गंजे को कंघी बेचने के लिए वो सेल्समैन खड़ा करेगा, वो कहेगा भैया ऐसा है, ये कंघी तो तेरे को गंजे को भी बेचना है, तू कैसे बेचेगा मुझे नहीं मालूम, तू कर मार्केटिंग। जिसको धंधा करना वो करेगा, वो करेगा। तो हम कैसे बचेंगे? वो हमें जो बचा सकता है वो किसान ही बचा सकता है। और किसान भी कब बचाएगा? जैविक खेती करके। जैविक खेती करके, जब किसान जैविक खेती करेंगे तभी हम बच सकते हैं। अंदर से शरीर मजबूत रहेगा। आज 43 साल की उम्र हो गई, हमने कभी बचपन में हमारे माँ बाप ने हमें, हमारी खुद की खेती होती थी, 14-15 साल तक हम बिहार में रहे, अपने घर के खेत का खाना खाया, अनाज खाया, उसकी शायद देन है जो आज हमारा शरीर इतना मजबूत है, क्योंकि हमारे खेतों में खाद नहीं डलते थे। और उस दूसरी चीज, सोच विचार, मतलब जो अगर दूसरा भोजन हमने किया, वो विचार भी हमारे शुद्ध है, बोलते भी सकारात्मक है, सोचते भी सकारात्मक है जी। तो मैं सबसे यही विनती करता हूं कि अपने जीवन से डर को निकालें, अप्राकृतिक औषधियों का सेवन ना के बराबर करें, ना के बराबर। मैं नहीं कह रहा कि ना करें, जरूरत पड़ेगी तो करिए, तो देखो जिंदा रहने का हक हर किसी को है भाई। कलप के मरने से तो अच्छा ही है कि थोड़ी बहुत प्राकृतिक दवाइयां खा के थोड़ा सा रह लें, स्वस्थ रह लें। लेकिन प्रयास करें कि प्राकृतिक दवाओं का जरूरत ही ना पड़े। आखिरी समय में पड़े 90 साल की उम्र में, 95 साल की उम्र में, खा लेंगे 2-4 गोली उस वक्त, 2-4 इंजेक्शन ठोकवा लेंगे उस वक्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ कि हाँ उस वक्त मैं 2-4 इंजेक्शन ठोकवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जरूरत पड़ेगी तो ऐसे तो मैं भगवान से कहूंगा कि बिना उसकी जरूरत पे बुलाना हो तो बुला लेना पहले ही।